रतन पढ़ने का तब करो जतन। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा पर मंगल मंत्रा जो चैनल है उस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः कक्षा 7 का जो भूगोल है, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका इसके पहले हम लोग उसमें 5वां लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। वायुमंडल जिसका नाम है उसको हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो बना करके इस YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। विश्वास है कि आप लोग देख लिए होंगे और अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं आज एक नया लेसन जिसका नाम है वायु की गतियाँ। और वायु की गतियों में पहले हम लोग आप लोग जानते ही हैं कि वायु दाब पढ़ चुके हैं। बार बार वायु दाब आएगा। वायु दाब एक ऐसा शब्द जिसमें हम कह सकते हैं कि वायु जो होती है बच्चों, वह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों के मिक्सचर से या मिश्रण से वायुदाब बनता है। इसका अपना स्वयं का भार होता है बच्चों। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही हम क्या कहते हैं? वायुदाब या वायुभार कहते हैं बच्चों। और वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। उसका क्या नाम है बच्चों? वायुदाब किससे नापा जाता है? ये बैरोमीटर से नापा जाता है बच्चों। किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। तो उससे आगे हम लोग वायुमंडल की गतियों को जो प्रश्न और उत्तर है उसको आइए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। हम लोग आज क्लास 7 का भूगोल देखने जा रहे हैं, पाठ 6 वायु की गतियाँ। ये है आपका पाठ 6, क्लास 7 का पाठ 6 वायु की गतियाँ। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्न बच्चों, पवन किसे कहते हैं? 2 क्वेश्चन हैं इसमें बच्चों। एक तो है पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार का होता है? पवन। तो पवन किसे कहते हैं पहला। और इसी में एक है ये पवन मतलब कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसके उत्तर को। वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को क्या कहते हैं? हवा या पवन कहते हैं बच्चों। तो ये आप देख लिए। पहला इसका पवन किसे कहते हैं, ये उत्तर हो गया। पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, अर्थात पवन कितने प्रकार की होती है उसका आंसर हम आपको बताते हैं बच्चों। पवन मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बच्चों सनातनी या अस्थाई या नियतवाही पवनें। कुछ भी लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, चाहे सनातनी या अस्थाई या फिर नियतवाही पवनें। और दूसरा है अनिश्चित या अस्थाई या अनियतवाही पवनें। ये आपके पवनों के 2 प्रकार हैं। पवनों के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। ये हमारा YouTube का चैनल है बच्चों, मंगलम मंत्रा। इसको आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं बच्चों। चलते आगे। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है बच्चों? तो यह है उत्तर। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। फिर से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है बच्चों। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखते हैं बच्चों। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा जो होती है वह वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन द्वारा निर्धारित होती है, आप जानते हैं। और पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में मुड़न आ जाता है। क्या आ जाता है? मोड़ आ जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले बल को ही यहाँ पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं। तो कोई पूछे कोरियालिस बल किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं
कि पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है या कहते हैं। तो आगे चलते हैं, तीसरा ये क्वेश्चन रहा बच्चों। चौथा प्रश्न नंबर 4, चक्रवात आने पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? चक्रवात आने पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको टिक कर लीजिएगा। उत्तर देखते हैं, चक्रवात आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, संचार माध्यमों से सूचना मिलने पर मछली पकड़ने समुद्र के समीप ना जाएं। जो मछुआरे होते हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया जाता है दूरभाष के द्वारा, संचार के द्वारा, अन्य माध्यमों द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीविज़न द्वारा, सभी द्वारा ये उनको बता दिया जाता है कि आप लोग जो मछुआरे हैं, जो समुद्र के तट पर निवास करते हैं या मछली मारने वाले होते हैं, वो अगर चक्रवात आ रहा है तो पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। तो पहला तो ये है, इससे सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरा है बच्चों, चक्रवात आने पर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहना चाहिए बच्चों। तो चक्रवात आने पर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना चाहिए। ठीक। नंबर 3, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को ना छुएं। इस सब को नहीं छूना चाहिए। अगर चक्रवात या बारिश तेज हो रही है तो उसमें क्या हो जाता है, एक करंट दौड़ जाती है, इस नाते इसको नंगे तार और को नहीं छूना चाहिए। पोल अगर लगे हुए हैं, टूटे हैं, तो उसको भी दूर हो जाना चाहिए उससे। नंबर 4 है, चक्रवात की सूचना पर अगर सूचना आपको मिल रही है तो खाने की सामग्री व जल सुरक्षित स्थान पर रख लें, जिससे आप पानी और सामग्री आपको कमी ना हो। ये रहा आपका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है? डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है? तो वायुमंडल, उत्तर देखते हैं, वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। कहाँ चलती हैं? केंद्र की ओर। और यह हो गया प्रतिचक्रवात में। अब प्रतिचक्रवात देखते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा है ना कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो ये आपका चक्रवात हो गया। अब प्रतिचक्रवात देख लेते हैं। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। कैसी होती है? विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब कम होता जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है। किसमें? प्रतिचक्रवात में। प्रतिचक्रवात में पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है और प्रतिचक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचना देती है या सूचक है। ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, ये आपका रिक्त स्थानों की, ये हमारे ख्याल से इसमें जो भी था बताने लायक मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ है बच्चों, पवन डैश डैश वायुदाब से डैश वायुदाब की ओर चलती है। जो पवन के बाद पवन के बाद डैश है और वायुदाब से के बाद डैश है, तो वहाँ जो हमने रेड पेन से इसको इंगित किया है, वहाँ ये भरना है कि पवन उच्च, वहाँ डैश जो है वहाँ उच्च भरना है। तो पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो पवन कैसे चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पहले क्वेश्चन में ये हम पढ़ चुके हैं। खा है बच्चों, पछुआ पवन डैश डैश पवनों का प्रकार है। तो पछुआ पवन अस्थाई पवनों का प्रकार है। कैसा? जो डैश है, पछुआ पवन के बाद जो डैश है वहाँ क्या भरेंगे? अस्थाई भरेंगे। तो पछुआ पवन अस्थाई पवनों का प्रकार है। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं।
कैसे चक्रवात आते हैं भारत में? डैश के स्थान पर उष्ण, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। घा देखिए, चिनूक पवन डैश डैश देश से संबंधित है। तो आप जानते हैं बच्चों, पढ़ाया जा चुका है कि चिनूक पवन जो होती है वो अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका में पाई जाती है। तो ये रहा आपका 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, तो चारों हमने कर दिया है बच्चों। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न, कारण बताना है। क्या बताना है? कारण बताइए। पहला है, मानसूनी पवनें 6-6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं? 6-6 माह पर मानसूनी जो पवनें होती हैं वो अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं? तो उत्तर देख लेते हैं बच्चों। मानसूनी हवाएं तापमान की भिन्नता के कारण 6-6 माह पर अपनी दिशा बदलती हैं। मानसूनी जो हवाएं होती हैं वह तापमान की भिन्नता के कारण 6-6 माह पर अपनी दिशा बदलती रहती हैं। इसका कारण होता है कि गर्मी के ऋतु में समुद्र में उच्च वायुदाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीने में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा वहाँ पर नहीं करती हैं। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन बच्चों। आइए चलते 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, सातवां क्वेश्चन है, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? चक्रवात जो होते हैं वो विनाशकारी क्यों होते हैं, ये प्रश्न है बच्चों। तो इसके उत्तर को हम देख लेते हैं कि चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति को हवाओं के साथ भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है बच्चों। इसलिए कहा जा सकता है कि चक्रवात विनाशकारी होते हैं। यह हमारा YouTube का मंगलम मंत्रा चैनल है बच्चों। आप YouTube पर जा कर के मंगलम मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके वीडियो को देखते रहें, जहां पर आपको अच्छा 9-10 और 7-8 9-10 9-10 की इंग्लिश और 7-8 की 8 की इंग्लिश और फिर 7 की सोशल स्टडी पढ़ाई जा रही है। आगे देखते हैं बच्चों। 8वां है, अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, अंतर स्पष्ट कीजिए। का है, सागरीय तथा स्थलीय समीर, समीर मतलब हवा या पवन, ठीक है, समीर मतलब हवा या पवन, हवा का ये पर्यायवाची शब्द है। तो सागरीय किसमें अंतर कह रहा है? सागरीय पवन और स्थलीय पवन में डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है बच्चों। तो देख लेते हैं सागरीय पवनें। पहले हम सागरीय पवनें देखते हैं। सागरीय पवनों में लिखेंगे, ये पवनें तटीय प्रदेशों में चलती हैं। नंबर 2, दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। नंबर 2। नंबर 3 है, स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायुदाब कम और सागर स्थल पर वायुदाब अधिक होता है। चौथा है बिंदु बच्चों, सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागर से जो पवनें हैं वो कहाँ चलती हैं? स्थल की ओर चलने लगती हैं। नंबर 5 है, इन पवनों को जल समीर अर्थात जल पवन या सागर समीर कहते हैं। नेक्स्ट देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वहाँ 2 पूछा है, किसमें पूछा है बच्चों? इसमें पूछा था सागरी तथा स्थलीय समीर, तो यहाँ सागरी तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्थलीय समीर। क्या देखते हैं? स्थलीय समीर को देख लेते हैं। तो यहाँ है स्थलीय समीर। यहाँ समीर मीन्स होता है पवन या वायु। तो स्थलीय समीर रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात के समय स्थलीय समीर जो होती हैं वो धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। नंबर 2, रात को समुद्र की अपेक्षा
पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है। इस कारण समुद्र पर वायुदाब कम और पृथ्वी पर वायुदाब अधिक होता है बच्चों। तो ये जो मैं सटीक आंसर लिखवा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से आप कॉपी पर नोट करते रहें और इसको याद करते रहें बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर तीसरा है, यहाँ 2 हो गया था ना, यहाँ 2 हुआ, पहला यहाँ है दूसरा यहाँ है, तीसरा देखते हैं। इसमें बिंदुवार मैंने लिखा है। नंबर 3, धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। और नंबर 4 है, इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं या स्थलीय समीर कहते हैं, या इन्हीं पवनों को हम स्थल की ओर जो चलती हैं इन्हीं पवनों को हम स्थल समीर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अंतर पूछ रहा है, पछुआ पौने और मानसूनी पौने में डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। पछुआ पौने और मानसूनी पौनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं, पछुआ पौने पहले देख लेते हैं, पछुआ पौन देख लेते हैं, उसके बाद मानसूनी पौने देख लेते हैं। तो पहला है बिंदु, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में, कौन कौन दोनों गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। नंबर 1 हो गया ये बिंदुवार। और नंबर 2 देख रहे हैं, ये पवनें अस्थायी होती हैं। ये पवनें जो पछुआ पवनें होती हैं वो कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं। नंबर 3, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है बच्चों। ये देख लीजिएगा आप लोग और 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसूनी पवनें। तो किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसूनी पवनें किसे कहते हैं? मानसूनी पवन किसे कहते हैं? किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है। 1 हो गया। नंबर 2 होना चाहिए बच्चों, यहाँ नंबर मिसप्रिंट हो गया, लेकिन आप यहाँ 3 के जगह पर 2 कर लीजिएगा और इसको 3 कर लीजिएगा। नंबर 2, ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर, सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पौने जो दूसरा यहाँ है जो मिस हो गया है उसको आप लोग 2 कर लीजिएगा। जहाँ 3 लिखा है वहाँ 2 और जहाँ 4 लिखा है वहाँ 3 नंबर कर लीजिएगा। ये पौने गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर और सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। नंबर 3, ये पौने अस्थायी होती हैं, इनका अस्थायी नहीं होता है, ये पौने अस्थायी होती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ है कह रहा है बताइए मैं कौन। आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क बता दिया कि मैं कौन हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन देगा उसमें आपको बताना पड़ेगा उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ते चले आ रहे हैं और वही पूछ रहा है। तो आप का है गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ तो क्या कहलाती है? सागर से स्थल की ओर बहने वाली हवा सागरी पवनें कहलाती हैं। तो यहाँ क्या कहलाती हैं? सागरी पवनें कहलाती हैं। तो आप किताब देखेंगे तो उसमें है, ठीक है। बताइए मैं कौन, तो उसमें फिल करना है, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ वो क्या कहलाती है? सागरी पवनें कहलाती हैं। खा है बच्चों, स्थल से सागर की ओर बहती हूँ तो कौन सी हवा स्थल से सागर की ओर बहती है? वो स्थलीय पवनें कहलाती हैं। जो स्थल से सागर की ओर बहती है उसे हम स्थलीय पवनें कहते हैं। तो वहाँ स्थलीय पवनें भरना है। नंबर गा है, चक्करदार हवा हूँ बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ। चक्करदार हवा हूँ तो क्या गोल गोल घूमता है? तो वो चक्रवात कहलाता है। जो गोल गोल घूमता है वह चक्रवात कहलाता है। तो ये रहा आपका बच्चों संपूर्ण क्वेश्चन आंसर, अर्थात हम लोग वायु की गतियाँ भी पढ़ रहे थे जो कि कक्षा 7 का 6ठा लेसन था। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है
तो अन्य बच्चों को भी बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। तो आगे वायु की गतियाँ हो गया, वायुमंडल हो गया, और उसके बाद हम लोग इसके बाद जो 7वां लेसन है हमारा समुद्र की गतियाँ, उसको जल्द से जल्द हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक मैं मनोज पांडे आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।